हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है प्लानिंग और सारे क्वेश्चंस इसके हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो अगर आपको पढ़ना हो तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वेट के यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बोलता है, हाउ डज प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो भी प्लानिंग रहता है हमारा, वो हमें डायरेक्शन कैसे देता है, वो हमें गाइडेंस कैसे देता है। तो अब इसका आंसर देखते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड गाइडेंस फॉर एक्शन बाय डिफाइनिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन। यानी कि प्लानिंग हमें गाइडेंस देता है। कैसे गाइडेंस देता है? वो हमें पहले से ही बता देता है कि हमें कौन सा काम करना है। तो जब सिचुएशन ऐसा अराइज होता है कि हमारे पास बहुत सारे काम रहते हैं, तो अगर हमारे सारे काम पहले से ही प्लान होंगे तो हमें यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। Planning ensures that the goal and objectives are clearly articulated so that they may be used as a guide to decide what action to take and in which direction। तो हमारे जो भी बिजनेस है उसमें दो चीज होता है। पहला होता है गोल्स, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स यानी कि हमारे टारगेट्स, जो भी हमें टारगेट्स हमारे बिजनेस के हैं वो आते हैं गोल्स में। और ऑब्जेक्टिव्स यानी कि हमारा बिजनेस क्या चाहता है। अगर ये दोनों चीजें मैच होती है तो हम अपना एक्शन और अपना डिसीजन बहुत ही जल्दी ले सकते हैं। तो ये दोनों को मैच करने का काम करता है प्लानिंग। ठीक है। जब आप प्लान करते हो तब आपका गोल और आपका ऑब्जेक्टिव मैच रहता है। फिर व्हेन गोल्स आर क्लियरली डिफाइंड, एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज दे मस्ट डू टू अटेन दोज गोल्स। तो जब भी गोल प्री डिफाइंड रहते हैं कि देखो, अगर मैं आपको कहूं कि आपको 1 किलोमीटर भागना है 15 मिनट में, तो आपका गोल प्री डिफाइंड है। अब आप क्या करोगे? अब आप रोज रनिंग करना चालू करोगे और आप उस टारगेट को हिट करोगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपका गोल है आपके फिटनेस, आप बहुत अनफिट हो, आपको फिट होना है, तो अभी यहाँ पर आपका गोल जो है वो फिट होना तो है, लेकिन इसके लिए जो प्रोसेस है वो कहीं नहीं दी गई है। तो आपको सबसे पहले प्रोसेस को प्लान करना पड़ेगा कि मैं रनिंग करूंगा, स्विमिंग करूंगा, डांसिंग करूंगा, जो भी करूंगा अपने फिटनेस के लिए। तो वो सारी चीजों को आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप जो है एक सही डायरेक्शन पे जा सकते हो। Department and people inside the organization can collaborate for the successful accomplishment of objective। जब भी कोई चीज प्लान होती है तो पूरा डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के लोग, सारे लोग मिलकर उस प्लान को फॉलो करते हैं और अपना अपना कोलैबोरेशन देते हैं, जिससे कि जो प्लान है वो बहुत ही इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो जाता है। Employees would be working in separate direction with no coordination if there was no planning, and the organization would not be able to attain its planned goals। यानी कि अगर प्लानिंग नहीं रहेगी तो जो भी हमारे एम्प्लॉयज है वो सारे अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई प्लान नहीं बनाया तो एक एम्प्लॉय ये सोचेगा कि मैं कैसे कम से कम दाम में इस प्रोडक्ट को बना सकूं। दूसरा ये सोचेगा कि कैसे मैं इसकी क्वालिटी बढ़ा सकूं, भले ही मेरे को ज्यादा पैसा लग जाए। अब यहाँ पर दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं। तो ये बात आपको प्लानिंग सिखाता है कि अगर आप प्लानिंग करोगे तो आपका गोल्स और आपका ऑब्जेक्टिव्स हमेशा सेट हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ कंपनी वांट टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर फ्रॉम द प्रेजेंट 10% टू 25% टू हैव अ डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कंपनी क्या चाहता है? कंपनी चाहता है कि जो मेरा 10% मार्केट शेयर है वो 25% हो जाए। अब ये मार्केट शेयर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं तो ये एक पेन है। इस पेन का मार्केट शेयर 5% है। इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट में 100 पेन बिकती है तो उसमें से 5 पेन ये वाली बिकती है। तो अब कंपनी क्या चाहती है? कंपनी चाहती है कि 25% मार्केट शेयर हो। यानी कि अगर मार्केट में 100 पेन बिके तो 25 पेन्स जो है या 25% पेन्स जो है वो इस कंपनी की बिकनी चाहिए। ठीक है। फिर आगे क्या हुआ? Miss Rajni, the sales manager, has been asked to prepare a proposal that will outline the option available for achieving this objective। यानी कि रजनी जो कि सेल्स मैनेजर थी, उसको कहा गया कि आप जो है इसका प्रपोजल लेकर आओ।
कि कैसे हम 10% से 25% तक पहुंच सकते हैं। हर रिपोर्ट इंक्लूडेड द फॉलोइंग ऑप्शन। उसके रिपोर्ट में लिखा था कि सबसे पहले हम नया मार्केट में घुस सकते हैं, एंट्रिंग न्यू मार्केट, एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट रेंज ऑफर टू कस्टमर, हम अपने प्रोडक्ट के रेंज को बढ़ा सकते हैं, हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम 10 प्रोडक्ट बना सकते हैं। यूजिंग सेल प्रमोशन टेक्निक, हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, और इससे जो है हम अपना मार्केट शेयर 10% टू 25% ले जा सकते हैं। विच स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस हैज बीन परफॉर्म बाय रजनी। अभी रजनी ने यहाँ पर कौन सा स्टेप जो रहता है प्लानिंग का वो परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर जो रजनी ने परफॉर्म किया है उस स्टेप को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव। यानी कि रजनी ने ये ढूंढा है कि कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। तो जब भी कोई भी ऑप्शंस अवेलेबल की बात आती है तो ये आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स में, यानी कि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है कंपनी के पास। इन द रिपोर्ट उसने ये चीजें सारी चीजें मेजर की है। आफ्टर दिस स्टेप प्रॉपर इवेल्युएशन ऑफ ईच अल्टरनेटिव विल बी डन एंड वन और अ मिक्सचर ऑफ अल्टरनेटिव विल बी चूजन बाय द कंपनी। अभी रजनी ने इतने सारे इंफॉर्मेशन तो दे दी, इतने सारे आपको अल्टरनेटिव दे दिए, अब आपको एक प्लान बनाना है और इस अल्टरनेटिव में से कोई एक अल्टरनेटिव या फिर 2-3 अल्टरनेटिव को मिक्स करके आपको एक नया प्लान बनाना होगा। तो यही बात लिखी है क्वेश्चन नंबर 2 में, बहुत ही सिंपल है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर रूल्स कंसिडर्ड टू बी प्लान। जब हम कोई रूल बनाते हैं तो उसको प्लान क्यों कहा जाता है, तो ये एक क्वेश्चन है। रूल आर कंसिडर्ड एज प्लान बिकॉज rule are standard or specific statement that describe what should be done, whereas planning also specified that what aspect of any action। देखो अभी यहाँ पर सिमिलरिटीज बताई जा रही है कि रूल्स और प्लान में क्या सिमिलरिटी होती है। दोनों ही स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं कि हमें ये चीजें करनी है, इसीलिए रूल्स को प्लान कहा जाता है, क्योंकि रूल में सारी चीजें स्टैंडर्ड रहती है और प्लानिंग में भी सारे एक्शंस जो है वो स्पेसिफिक रहते हैं। फिर बिकॉज देयर नेचर आर सो सिमिलर रूल्स आर रिगार्डेड टू बी प्लान्स। दोनों का नेचर बहुत ज्यादा सिमिलर रहता है, दोनों का जो नेचर रहता है वो मेनली फोकस करता है कि आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, आपको उस डायरेक्शन से बाहर नहीं निकलना। रूल्स आर थॉट टू बी द मोस्ट बेसिक ऑफ डिजाइन। रूल बहुत बेसिक होते हैं। द गोल ऑफ प्लानिंग इज टू डेलिबरेट एंड डिसाइड ऑन अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। और जो प्लानिंग होती है वो फ्यूचर को लेकर बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो रूल है वो बहुत ही बेसिक डिजाइन रहती है, वो सारे लोग फॉलो करते हैं। जो प्लानिंग रहती है वो थोड़ी एडवांस वर्जन रहती है और यहाँ पर फ्यूचर एक्शन की भी बात की जाती है। फिर आता है सिमिलरली रूल्स आर स्टेटमेंट दैट एड इन डिटरमाइनिंग वेदर और नॉट एन एक्शन शुड बी कंडक्टेड। अभी रूल्स कभी कभी आपको ये बताता है कि आपको कौन से एक्शन नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल रूल्स ऑफ स्कूल कि आपको टाई पहन के आना है, आपको घर के कपड़े पहन के नहीं आना, आपको नाखून काट के आना है, आपको एक ही टिफिन लेके आना है, एक से ज्यादा टिफिन लेके नहीं आना। ऐसे रूल तो होते नहीं है, लेकिन ये ऐसे टाइप के रूल्स बना सकते हैं जो कि ये बताए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। However, rules are rigorous in nature and must be followed exactly as written until a change is requested। यानी कि जो रूल्स रहते हैं वो एकदम स्पेसिफिक रहते हैं। जब तक आपको कहा ना जाए कि आप रूल तोड़ो तब तक आपको रूल नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन प्लानिंग के साथ ऐसा नहीं होता। प्लानिंग जो है वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाती है, ठीक है। नॉन कंप्लायंस विद द रूल्स result in disciplinary action taken by the organization, it indicates a managerial judgment about whether or not to pursue a specific action। यानी कि जो रूल्स होते हैं उसको अगर आप कंप्लाई नहीं करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। इसका मतलब ये है कि रूल्स ऑर्गेनाइजेशन के ये डिफाइन करते हैं कि आपको ये स्पेसिफिक एक्शन इस पर्पस के लिए करना है। For example, an organization may have regulation governing employee punch-in and punch-out times, and all employees must abide these standards. Rules serve as a guide for the general behavior of employees in an organization। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी में रूल है कि जब भी एम्प्लॉय आएगा तो वो अपना थंबप्रिंट पंच इन करे और जब जाएगा तभी भी थंबप्रिंट पंच इन करके जाएगा। तो यहाँ पर जो पंच इन और पंच आउट की टाइमिंग है
वो सेट रहती है, तो आपको जो है वो उस पंच इन पंच आउट टाइमिंग के हिसाब से एक्शन लेना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं रूल्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आया क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। रामा स्टेशनरी मार्ट हैज मेड अ डिसीजन टू मेक ऑल द पेमेंट बाय ई ट्रांसफर ओनली। रामा स्टेशनरी मार्ट बोलता है कि मैं सारे पेमेंट ई ट्रांसफर करूंगा, यानी कि सारे पेमेंट मैं भीम यूपीआई से करूंगा, सारे पेमेंट बैंक अकाउंट से करूंगा, कोई भी चीज मैं कैश में नहीं दूंगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लान अडॉप्टेड बाय रामा स्टेशनरी। रामा स्टेशनरी ने कौन सा प्लान यूज किया उसके बारे में आपको बताना है। तो रामा स्टेशनरी ने यूज की है एक पॉलिसी। रामा स्टेशनरी ने अपनी खुद की पेमेंट पॉलिसी बनाई है, जिसमें उसने कहा है कि मैं सारे पेमेंट ई ट्रांसफर करूंगा, कोई भी चीज कैश में नहीं दूंगा। पॉलिसी इज अ ब्रॉड स्टेटमेंट दैट डिफाइन द बाउंड्रीज विद इन विच डिसीजन आर मेड एंड डायरेक्ट डिसीजन टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें ये लिखा होता है कि आपको कौन सी चीजें किस किस एंगल से करनी है। आपको अगर पेमेंट देना है तो कैसे पेमेंट देना है, ई पेमेंट देना है क्या, तो ये सारी चीजें पॉलिसी में लिखी हुई रहती है। इससे जो है हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अटेन कर पाते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कैन प्लानिंग वर्क इन अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, गिव अ रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। क्या प्लानिंग अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो जाता है? कैन प्लान वर्क, जो हमने प्लान बनाया है क्या वही प्लान सारे इन्वायरमेंट में चलेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने प्लान बनाया फॉरेन एक्सपोर्ट करने का, लेकिन फॉरेन में वॉर चल रहा है, तो क्या मेरा प्लान एग्जीक्यूट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो वही बात लिखी है, नो, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनामिक environment because the business environment is constantly changing and the organization must adapt these changes। यानी कि जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट है वो हमेशा चेंज होता रहता है और ऑर्गेनाइजेशन को इसके हिसाब से चलना चाहिए। इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट प्लानिंग फेल्स व्हेन इट इज अनेबल टू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स। अगर हमने सही से प्रेडिक्ट नहीं किया तो हमारा प्लानिंग गलत हो सकता है। तो हमें ऐसा नहीं कि जो प्लान बन गया उसी को फॉलो करना है, हमें ये भी देखना है कि क्या वो प्लान सिचुएशन के हिसाब से सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमें उसको चेंज भी करना पड़ सकता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6 में, व्हाट आर द मेन पॉइंट इन द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के डेफिनेशन में सबसे मेन पॉइंट क्या क्या आते हैं? प्लानिंग इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस। सबसे पहला, प्लानिंग एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है, यानी कि एक थॉट का प्रोसेस होता है। इसको हम पहले सोचते हैं। यहाँ पर इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग एंड डिटरमाइनिंग अहेड ऑफ टाइम ऑन व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इज टू बी डन। प्लानिंग करना यानी कि समय से पहले सोचना कि मैं एक साल में या एक महीने में, जितने महीने का प्लान बना रही हूँ उतने महीने में मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे करने वाला हूँ और उसको कैसे किया जाए। ये तीन चीजें सोचनी बहुत ज्यादा जरूरी है प्लानिंग में। इट इज ए मेंटल एक्टिविटी इन विच द मैनेजमेंट डिसाइड ऑन द गोल्स टू बी अटेन्ड एंड द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन टू अचीव देम। ये एक मेंटल एक्टिविटी होती है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन ये सोचता है कि मेरे को कौन से गोल अटेन करने हैं और उन गोल्स को मैं कैसे अटेन कर सकता हूँ। इट इज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर सिंस इट एंटेल्स एंटिसिपेटिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर। यानी कि ये जो है ये होता है फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि यहाँ पर हमें एंटिसिपेट करना पड़ता है, प्रेडिक्ट करना पड़ता है और एनालाइज करना पड़ता है अपने फ्यूचर को। Planning is defined as the process of establishing goals and objective for specific time period। Planning हमेशा specific time period के लिए रहता है। Developing alternative course of action to be pursued and eventually selecting an appropriate action from the numerous choices। Planning आप जरूरी नहीं कि एक प्लान बनाओ, हो सकता है आप सिचुएशन के हिसाब से 2-3 प्लान बना लो पहले ही, फिर जब सिचुएशन चेंज हो तब आपको प्लान चेंज करना है। बस यही सिंपल चीज यहाँ पर कही गई है। अब यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला, टाइम पीरियड को डिसाइड करना। आपका जो भी प्लान रहता है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए रहता है। अगर आपने कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया तो आपका प्लान इनइफेक्टिव हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आप बोलोगे कल करूंगा, परसों करूंगा, एक हफ्ते बाद करूंगा, एक महीने बाद करूंगा, जिससे आपका काम लेट हो जाएगा और आपका वो काम कभी होगा ही नहीं, या फिर अगर होगा भी तो बहुत लेट होगा, इसीलिए वो इनइफेक्टिव हो जाएगा।
This is due to the fact that business involvement involves throughout time necessary new strategy and activity as well as when changes are encountered. फिर जैसे जैसे चेंजेस आते जाएंगे वैसे वैसे आपके टाइम पीरियड में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता जाता है। फिर दूसरा आपको करना है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। आपको ये डिसाइड करना है कि मेरा गोल क्या है और फिर आपको ये देखना है कि कैसे मैं उस गोल तक पहुंच सकता हूँ, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में मेनली दो ही चीजें रहती हैं। सबसे पहली कि आपका गोल क्या है और दूसरा आप उस स्पेसिफिक गोल के लिए कौन सा प्लान बना रहे हो जिससे वो गोल फुलफिल हो पाए। तीसरा है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि एक से ज्यादा प्लान बनाना, क्योंकि अगर किसी समय में कोई एक प्लान फेल हो जाए तो आप दूसरे प्लान को इम्प्लीमेंट कर पाओ। An alternative course of action must be developed to determine which action will provide the best result in minimum cost and successful accomplishment of the objectives. Deciding a course of action. The best alternative course of action must be chosen on basis of criteria like cost, time, availability, feasibility। और फिर उसके बाद जो है हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कॉस्ट, टाइम, अवेलेबिलिटी और फिजिबिलिटी के हिसाब से कौन सा प्लान सटीक बैठ रहा है और फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ प्लानिंग इन्वॉल्व वर्किंग आउट डिटेल फॉर फ्यूचर, व्हाई डज नॉट एंश्योर सक्सेस। अगर आप प्लानिंग फ्यूचर को देखकर कर रहे हो तो आपको सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा। डेफिनेटली इसका आंसर बहुत इजी है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा होता नहीं है। कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं एक्सटर्नली या इंटरनली जिससे हमारा प्लान इफेक्ट हो जाता है और हम उसको अचीव नहीं कर पाते समय पर। आइए देखते हैं। ट्रू प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड थिंकिंग फंक्शन दैट इज बेस्ड ऑन एनालाइजिंग एंड फोरकास्टिंग फ्यूचर एस्पेक्ट। However, future is unpredictable and cannot be foretold. External forces have a variety of effect on how an operation operates. These natural forces are complicated and ever changing. यानी कि इसमें यही चीज लिखा गया है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट रहता है वो अनप्रेडिक्टेबल रहता है। फिर उसके बाद नेचर फोर्सेस जो है वो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो बार बार चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशल ट्रेंड, पॉलिटिकल सिचुएशन, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट रूल, रेगुलेशन, ये सारी चीजें रेगुलर बेसिस पे चेंज होती रहती है, जिससे जो है हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ता है। और इन सब सर्टेनिटी की वजह से इम्पॉसिबल होता है कि हम कोई ऐसा प्लान बनाए जो हमेशा सक्सेस हो। इसीलिए हमें हमेशा प्लान को एडजस्ट करना पड़ता है एनवायरनमेंट के साथ। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है। फॉर एग्जांपल, लेट एन कंपटीटर्स और अराइवल diminishes demand for a company's product. The company had not anticipated such a change when planning production. As a result, the company's earliest strategy failed, and it must devise new one in the light of changing demand. यानी कि कंपनी जब प्रोडक्ट बना रहा था तो कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट बना दिए, लेकिन बाद में एक ऐसा कॉम्पिटिटर आया जो सेम प्रोडक्ट बना रहा है। तो अब क्या हो गया कि कंपनी ने जो चीज प्लान की थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी, तो अब कंपनी को कोई नया प्लान बनाना होगा जो गुड्स बन गए उसके लिए। ठीक है। Similarly, imagine the government announces a loosening of the rule for foreign investment, resulting in increased market competitiveness. Domestic enterprises, sales and manufacturing plants may collapse in the face of growing competition. Thus, despite the fact that planning entails working out details for the future, it does not guarantee success. इसका मतलब एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि अगर मान के चलो गवर्नमेंट ने रूल कम कर दिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मार्केट में आ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी आपका कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा। फॉरेन के लोग यहाँ पर आकर अपना सामान बेचने लग जाएंगे, तो कंपटीशन बढ़ गया, जिससे क्या होगा कि हमारा सेल और मैन्युफैक्चरिंग जो डोमेस्टिक में होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए क्या क्या है कि प्लानिंग जब भी आप करो तो फ्यूचर के हिसाब से करो, लेकिन आप कभी गारंटी का सक्सेस नहीं दे सकते। दोस्तों, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन आर टेकन बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप के स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेता है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या होते हैं? स्ट्रेटेजिक डिसीजन का मतलब ये है कि सबसे पहले आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, उसके बाद प्लान बनाते हो। अभी स्ट्रेटेजी क्या होता है? स्ट्रेटेजी ये होता है कि मान के चलो कोई वॉर चल रहा है, तो उसमें स्ट्रेटजी ये रहती है कि कैसे सामने वाले कंट्री के कैपिटल को हराया जाए। तो ये एक इसके लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हम
सी रूट से अटैक करेंगे, फिर वहाँ से लैंड में जाएंगे, फिर वहाँ से एयर फायर करेंगे और फिर वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये एक स्ट्रेटजी हुई। तो ऐसे कौन से स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेता है। अ स्ट्रेटजी इज अ ब्रॉड प्लान फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस। इट हैज 3 ऑब्जेक्टिव्स। पहला है टू इस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमारे जो भी कंपनी है उसके क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, इसको इस्टेब्लिश करना। फिर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना। खाली ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने से नहीं होगा, इस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे एक्शन में कन्वर्ट करें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है टू एलोकेट ऑब्जेक्टिव्स एप्रोप्रिएटली इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो भी आपके पास मटेरियल्स या फिर मैं कहूँ कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स अवेलेबल है उसको कैसे यूज़ करें ताकि हम वहाँ तक पहुँच पाए जहाँ तक हमारा एम है। तो ये 3 चीज़ें जो है वो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होती है। द बिजनेस इन्वायरमेंट मस्ट बी कंसिडर्ड व्हेनेवर स्ट्रेटजी इज डेवलप। जब भी हम स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हम कुछ चीज़ों को ज़रूर देखते हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी, हमारे देश की इकोनॉमी कैसे चल रही है। दूसरा, हमारे देश में पॉलिटिकल, हमारे देश में नहीं, हम जहाँ बिजनेस करना चाहते हैं वहाँ, तो हम जहाँ बिजनेस करना चाहते हैं वहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसा है, सोशल इन्फ्लुएंस कैसा है, वहाँ का लॉ कैसा है और वहाँ का टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। ठीक है। टिपिकली स्ट्रेटजीज टेक द फॉर्म ऑफ डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिटी इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी को बनाने में हेल्प करती है स्ट्रेटजी। ठीक है। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हैव द फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग डिसीजन ले सकते हैं। चूजिंग विच लाइन ऑफ बिजनेस टू परस्यू। सबसे पहला स्ट्रेटेजिक डिसीजन ये होता है कि हमें कौन सा बिजनेस करना है। क्या हमें टेक्नोलॉजी में जाना है, क्या हमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना है, क्या हमें बैंकिंग सेक्टर में जाना है, क्या हमें इंश्योरेंस सेक्टर में जाना है, क्या हमें कोई प्रोफेशनल काम करना है। तो ये सारा लाइन ऑफ बिजनेस सबसे पहले स्ट्रेटजी में आता है। फिर आता है वेदर और नॉट अ न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्शन शुड बी इम्प्लीमेंटेड। दूसरा ये है कि क्या एक नया प्रोडक्शन प्रोसेस बनाया जाए या फिर जो हमारे कॉम्पिटिटर्स यूज कर रहे हैं उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया जाए। तो दूसरा स्ट्रेटजी ये रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके पास कोई ऐसा आइडिया होता है जो आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं होता और जिससे आप जो है बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो, तो आपको उस आइडिया को लगाना चाहिए। तीसरा है व्हाट पोजीशन शुड द ऑर्गेनाइजेशन सीक इन द करंट मार्केट, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका अभी करंट मार्केट में क्या पोजीशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एप्पल, तो एप्पल का करंट मार्केट सिनेरियो क्या है। करंट मार्केट सिनेरियो ये है कि जो भी प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं वो सारे एप्पल फ़ोन को पसंद करते हैं, तो ये उनका पोजीशन हो गया। फिर प्राइसिंग पॉलिसी हमें कौन सी यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल जो एप्पल है वो प्रीमियम प्राइसिंग पॉलिसी यूज़ करता है और Xiaomi जो है वो लो बजट प्राइसिंग पॉलिसी यूज़ करता है, यानी कि बहुत ही कम दाम में आपको देता है। एक होता है स्कीमिंग प्राइसिंग, एक होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग है वो यूज़ करता है यहाँ पर Xiaomi, और जो स्कीमिंग प्राइसेस है वो यूज़ करता है यहाँ पर एप्पल। डिसीजन ऑन एडवर्टाइजिंग पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर, हमें हमारी स्ट्रेटजी में ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि हम एडवर्टाइजिंग कितनी करेंगे, हमको कितनी ज़रूरत है अपने ब्रांड की इमेज को लोगों तक पहुंचाने की, ये डिसीजन ले सकते हैं। वेदर टू एक्सपांड द बिजनेस और नॉट, क्या हमें अपने बिजनेस को यहीं सीमित रखना चाहिए या फिर हमें इसे एक्सपैंड करना चाहिए। अभी एक्सपैंड आप बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहो तो ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन कर सकते हो, इसको भी एक्सपांशन माना जाता है। अगर आप चाहो तो एक फैक्ट्री को 2 फैक्ट्री कर सकते हो, इसको भी एक्सपांशन माना जाता है। फिर अब देखो उसके बाद वाला पॉइंट वही लिखा है, इफ एक्सपेंड देन विद इन कंट्री और ग्लोबली, क्या हम अगर एक्सपांड करना चाहते हैं तो विद इन कंट्री करें या ग्लोबली करें, ये भी एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है। विच एस्पेक्ट शुड बी मोर फोकस्ड अपॉन, कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन, हमें कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। क्या हमें कॉस्ट लीडरशिप लानी है, यानी कि क्या हमें कुछ ऐसा बनाना है जो मार्केट में कोई सस्ते दामों पर नहीं बना रहा हो, क्या हमें सबसे कम दाम पे उस प्रोडक्ट को बनाना है, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट लीडरशिप। एक होता है कॉस्ट डिफरेंशिएशन, कि हमें कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो बाकी लोगों से अलग हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एप्पल की बात करूँ तो एप्पल में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है iOS,
तो iOS आपको दूसरे किसी स्मार्टफोन में नहीं मिलता। तो जिसको iOS पसंद है उसको एप्पल का फ़ोन ही लेना पड़ेगा। तो ये हो गया एक उनका कॉस्ट डिफरेंशिएशन। फिर स्ट्रेटजी इन रेस्पेक्ट टू रेजिंग फाइनेंस, डिसाइडिंग द आउटसोर्सिंग स्ट्रेटजी। अभी स्ट्रेटजी फाइनेंस रिलेटेड भी होती है कि क्या हमें बैंक फाइनेंस लेना चाहिए, क्या हमें अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करना चाहिए, क्या हमें लोन्स लेने चाहिए, अनसिक्योर्ड लोन्स। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंस के अंदर आती है। फिर आता है आउटसोर्सिंग स्ट्रेटजी। क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हम आउटसोर्स कर सकते हैं, तो हमें उसको आउटसोर्स करना चाहिए कि इन हाउस बनाना चाहिए, इसके ऊपर भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया जाता है। अगर ग्रोथ करनी है ऑर्गेनाइजेशन की तो हॉरिजॉन्टल करनी है या वर्टिकल करनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे ग्रोथ होना, यानी कि अगर आपकी एक ब्रांच है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक ब्रांच है टायर की, तो टायर की आप दूसरी ब्रांच लगाओ, तीसरी ब्रांच लगाओ, चौथी ब्रांच लगाओ, तो ये टायर्स की ब्रांच जो है ये हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकल क्या हो गया कि अगर आपके पास टायर की ब्रांच है और आप सोच रहे हो कि मैं टायर की ब्रांच तो लगा ही लिया हूँ और अब मैं साथ में टायर के साथ साथ जो है कार के ऑटो पार्ट्स की भी ब्रांच लगा लेता हूँ, तो ये क्या हो गया, ये वर्टिकल ग्रोथ हो गई। यानी कि टायर और उसके बाद उसके ऑटो पार्ट्स, फिर आप क्या करोगे, धीरे धीरे उसका चेसिस बनाओगे, उसकी बॉडी बनाओगे, फिर हो सकता है कि आप एक कार बना लो। तो ये सारी चीजें आती है वर्टिकल ग्रोथ में। इसीलिए दोस्तों जो स्ट्रेटजी रहती है वो बिजनेस और पर्सनल लेवल दोनों में चलती है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आया होगा, मैंने हर पॉइंट का एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, क्रिटिकली कमेंट। यानी कि इसमें ये दिया है कि प्लानिंग जो है, जो हम प्लान करते हैं वो हमारी क्रिएटिविटी को मार देता है, यानी कि हम क्रिएटिव नहीं हो पाते। ऐसा यहाँ पर पॉइंट क्यों दिया गया है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई चीज़ प्लान की कि मेरे को ऐसे 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 करके ये काम को खत्म करना है, और मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को बोल दिया कि आपको प्लान के हिसाब से चलना है, प्लान से हटना नहीं है। अब क्या होगा कि जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन वाले एम्प्लॉयज हैं तो कभी अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर वो किसी चीज़ को क्रिएटिवली इजी कर पा रहे होंगे तो भी वो नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि उनको प्लान को फॉलो करना है। इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया है कि प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, क्रिटिकली कमिट। Planning is a critical and difficult function because it provide direction and reduce the risk of uncertainty through forecasting। अभी जो प्लानिंग होता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्रिटिकल होता है, क्योंकि ये फॉरकास्ट पे बेस होता है। It is an intellectual process that entails coming up with better ideas and method to accomplish specific task। अभी एक ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, यानी कि ये चेंज होता हुआ प्रोसेस है, ये सटीक प्रोसेस नहीं है। अभी यहाँ पर बहुत सारे अच्छे आइडियाज आ सकते हैं और बहुत सारे अच्छे मेथड भी आ सकते हैं किसी काम को करने के लिए, तो उसके हिसाब से प्लानिंग को चेंज करना पड़ता है। And the top management is in charge of the planning process with the rest of the member simply carrying it out। They are not permitted to participate in the planning process or to act as their own। As a result, creativity and innovation suffer। यानी कि जो भी प्लानिंग बनाने का प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम टॉप मैनेजमेंट के पास होता है, वही हमेशा प्लान बनाते हैं और वो अपने एम्प्लॉयज को इसमें इंक्लूड नहीं करते। तो जब वो अपने एम्प्लॉयज को इंक्लूड नहीं करते तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन ये दोनों चीज़ें सफ़र करती है, क्योंकि जो भी उनके एम्प्लॉयज के पास आइडियाज होते हैं वो अपने टॉप मैनेजमेंट तक नहीं पहुंचा पाते। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको समझ आया हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। In an attempt to cope with Reliance Jio onslaught in 2018, market leader Bharti Airtel has refreshed its 149 prepaid plan to offer 2 GB of 3G 4G data per day, twice the amount it offered earlier। Name the type of the plan highlighted in the given example, states 3 dimension also। तो अभी यहाँ पर रिलायंस जियो आने के बाद एयरटेल ने क्या किया कि अपना प्रीपेड प्लान आधे रेट पर कर दिया और 2 GB डेटा पर डे देने लगा। इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे स्ट्रेटजी, क्योंकि एक ये स्ट्रेटजी है मार्केट को कैप्चर करने की। द टाइप ऑफ प्लान हाइलाइटेड इन द प्रीसीडिंग एग्जांपल इज नोन एज स्ट्रेटजी। A strategy is a comprehensive plan for achieving organization goal that includes 3 dimensions।
अब जो भी स्ट्रेटजी रहती है इसके 3 डायमेंशन रहते हैं। पहला, स्टैब्लिशिंग लॉन्ग टर्म गोल्स, यानी कि अगर एयरटेल के पास कस्टमर बने रहेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट कमा पाएगा, इसीलिए उसने अभी प्राइस को कम कर दिया। दूसरा, चूजिंग अ स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि स्ट्रेटजी हमें ये हेल्प करती है कि हमें एक कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने में हेल्प करती है कि हमें कौन सी चीज़ें करनी है ताकि हम अपने प्लानिंग को सक्सेसफुल बना पाए। फिर एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अचीव गोल्स, कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें एलोकेट करने हैं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। तो ये था दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बोलते हैं स्टेट द टाइप ऑफ प्लान एंड स्टेट वेदर दे आर सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लानिंग। अभी हम ये बताना है कि ये कौन से टाइप का प्लान यहाँ पर यूज हो रहा है और क्या ये सिंगल यूज के लिए है या फिर स्टैंडिंग प्लान है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। A type of plan which serves as a controlling device as well। तो जो भी प्लान अगर कंट्रोलिंग डिवाइस के समान काम करता है तो वो वन टाइम यूज प्लान होता है ना। बजट इज अ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अभी जो ये बजट प्लान बनाया गया है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है बजट, तो जो ये बजट प्लान बनाया गया है ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है और ये हमेशा एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बेस पर चलता है। It is a projection intended to define the anticipated cost and result of a single project in numerical term। और ये जो है एक प्रोजेक्ट के फ्यूचर को फॉरकास्ट करता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। फिर सेकंड क्वेश्चन है, a plan based on research and analysis is concerned with physical and technical task। ब्रैकेट में लिखा है मेथड, यानी कि जो भी प्लान है वो रिसर्च और एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है और फिजिकल और टेक्निकल टास्क, यानी कि जो मेथड्स होते हैं उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके ऊपर बेस्ड होता है। दिस इज अ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी नोन एज मेथड। इसको हम कहते हैं मेथड, ये स्ट्रेटजी को कहते हैं मेथड, क्योंकि मेथड क्या बताता है, मेथड हमें रास्ता दिखाता है कि कैसे हमें अपने टास्क को कंप्लीट करना है और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। वही यहाँ पर लिखा है, मेथड स्पेसिफाई द प्रिस्क्राइब्ड वेज और मैनर इन व्हिच अ टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। इट डील्स विद अ टास्क which could be a step in a procedure and specify how to step should be carried out, how did steps should be carried out। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई टास्क के साथ मेथड डील करता है तो मेथड ये बताता है कि आपको कौन से स्टेप्स आगे लेने होंगे ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओ। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आता है, व्हाई इज इट दैट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट ऑलवेज एबल टू अकम्प्लिश ऑल देयर ऑब्जेक्टिव। हमेशा ऐसा क्यों नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर ले? क्योंकि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। कॉम्पिटिटर्स आपके बिजनेस को कॉपी करते हैं, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहता प्रॉफिट कमाने के लिए, फिर कॉम्पिटिटर्स भी इस बिजनेस में घुस जाते हैं। ठीक है, तो एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट में ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश प्लान इन ऑर्डर टू अचीव देयर गोल। ऑर्गेनाइजेशन प्लान बनाता है गोल, अपने गोल के हिसाब से। प्लानिंग इज अ नेसेसरी एक्टिविटी फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन सिंस इट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर इट्स ऑपरेशन। प्लानिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये फाउंडेशन होता है। हाउएवर ओकेजनली जो है कभी कभी प्लान काम नहीं करता, अनएक्सपेक्टेड चेंज आ जाते हैं कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का प्लान चेंज करना पड़ता है। द प्लानिंग प्रोसेस के खुद के अपने कॉन्स्टेंट्स है, इसी वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव नहीं कर पाते सारे के सारे। कुछ तो अचीव हो जाते हैं लेकिन बहुत कम जो है वो अचीव नहीं हो पाते, और उसी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि क्यों सारे प्लानिंग से अचीव नहीं हो जाते हैं। और यहाँ पर कुछ प्लानिंग की लिमिट्स दी गई है कि प्लानिंग में क्या क्या लिमिट्स होती है। सबसे पहले रिजिडिटी। अभी हर प्लानिंग में एक क्लियर गोल डिसाइड होता है कि आपको स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में क्या अचीव करना है, और इस गोल से आप जो है अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हो, जो कि मैनेजर कभी भी चेंज कर सकता है। इस टाइप की रिजिडिटी होती है तो प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई प्लान बनाया और आपने उसको फॉलो करने की कोशिश की और मैनेजर आया और मैनेजर ने कहा नहीं आपको ये नहीं करना है, आपको वो करना है, तो आपका जो रिजिडिटी है वो प्लान में बहुत ज़्यादा रहता है। Manager must be given certain leeway in order to adapt to changing situations।
Following a predetermined plan and practicing rigidly when conditions change may not be in the best interest of the organization. अगर आप प्री डिटरमाइंड प्लान अपना रहे हो और ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आए हैं तो आपको अपने प्लान में चेंजेस लाने होंगे। अगर आपने अपने प्लान में चेंजेस नहीं लाए तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस फैक्टर है वो लो हो जाएगा। अनेबल टू डील विद डायनेमिक इन्वायरमेंट। अभी डायनेमिक इन्वायरमेंट का मतलब है एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट, जो कि इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, फिजिकल, लीगल और सोशल फैक्टर्स की वजह से होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लानिंग हमें हमेशा चेंज करनी पड़ती है और कभी हम इसको एक्यूरेटली एंटिसिपेट नहीं कर सकते, हम खाली अपना अनुमान लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी जो है हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में फेल हो जाते हैं। ठीक है, फिर होता है एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि यहाँ पर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और पैसा भी लगता है, क्योंकि ये फ्यूचर प्रोजेक्शन पे बेस रहता है, इसीलिए हमें बहुत सोच समझकर और बहुत एनालिसिस के साथ जो है इसको हमें फॉलो अप करना होता है। बहुत सारे कैलकुलेशंस लगते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स लगते हैं और इन सारों में टाइम चला जाता है, इसीलिए ये जो है हैवी कॉस्ट माना जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि आपको ये देखना है क्या मेरे प्लानिंग के खर्चे से ज़्यादा मैं कमा पाऊंगा अगर मैंने इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया तो। अगर आपका आंसर है यस तो आप प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करिए, अगर आपका आंसर है नो तो आप प्लानिंग को इम्प्लीमेंट मत करिए। प्लानिंग डज नॉट एंश्योर सक्सेस। देखो, गुड प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा सक्सेस हो जाओ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप फेल हो जाओ। मैनेजर जो है वो हमेशा ट्राइड एंड टेस्टेड आइडियाज पर चलते हैं जो कि पास्ट के बिहेवियर से रिलेट करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि पास्ट में जो ट्रेंड फॉलो हुआ वो आगे भी फॉलो होगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे अनएंटिसिपेटेड चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। ठीक है, और मैनेजर फ्रीक्वेंटली बिलीव दैट प्लानिंग कैन प्रिवेंट प्रॉब्लम फॉर डेवलपिंग, नेवरदलेस दे फेल टू रिकॉग्नाइज दैट प्लानिंग merely serves as a foundation for forecasting the future। मैनेजर ये सोचता है कि अगर मैं प्लान कर लूंगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसी बात नहीं है। अगर आप प्लान करते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम आती है। प्लानिंग तो बस आपको ये बताता है कि आपको फ्यूचर में जो आपका गोल है वहां तक कैसे पहुंचना है। यहाँ पर कोई भी इमीडिएट रेमेडीज अवेलेबल नहीं होती किसी भी प्रॉब्लम के लिए। फिर टाइम कंज्यूमिंग होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन लगती है और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारी कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए उस प्लानिंग में टाइम देने के चक्कर में, तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग होता है। फिर क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पूरा एक क्वेश्चन था इसके ऊपर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट इन प्लानिंग प्रोसेस। अब मैनेजमेंट को प्लानिंग प्रोसेस के लिए कौन से स्टेप्स लगाना चाहिए। सबसे पहला अपना ऑब्जेक्टिव को सेट करना, अपने गोल को सेट करना और ये डिसाइड करना कि मेरे को अपने बिजनेस को कहाँ तक लेकर जाना है, उसके लिए कौन सा पाथ मैं चुनूंगा और मैं कौन सा प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। फिर आता है डेवलपिंग द प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब ये है कि फ्यूचर में जो भी हम प्लान करने वाले हैं उसको आज देखना और फिर आज के हिसाब से अपनी नींव रखना, क्योंकि अगर नींव मजबूत होती है तो बिजनेस मजबूत होता है। ठीक है, तो ये सारे हमें एजम्पशन भी लेने होंगे बहुत सारे, और हमें ये भी देखना होगा कि क्या हम जो एजम्पशन ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है डेवलपिंग द प्रीमाइसेस के अंदर आती है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, यानी कि आप जरूरी नहीं कि एक प्लान बनाओ और इम्प्लीमेंट करो, हो सकता है आपके पास 5 या 10 प्लान हो, अगर एक प्लान वर्क ना करे तो आपको दूसरे अल्टरनेटिव को चूज करने के लिए ऑप्शन होना चाहिए। फिर आता है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। जब आपके पास बहुत सारे प्लान्स हो जाते हैं तो आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि मैं कौन सा प्लान चूज करूं, तो ये आता है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। आप ये देखते हो कि जो भी प्लान्स मैंने बनाया है उसमें बेनिफिट क्या है, उसमें ड्रॉबैक क्या है, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट मेरे को कहाँ मिलेगा और सबसे कम ड्रॉबैक मेरा कहाँ पर है। तो उसके बाद जो है आप एक प्लान को सेलेक्ट करते हो, जो आता है ई में सेलेक्ट द बेस्ट प्लान, यानी कि जो भी बेस्ट प्लान आपको लगता है जो प्रैक्टिकेबल है, प्रॉफिटेबल है, आपके कॉस्ट को कम करेगा और आपके बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ाएगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा, ऐसे बिजनेस प्लान आप सेलेक्ट करते हो। फिर आप क्या करते हो, सेलेक्ट करने के बाद सो नहीं जाते हो, आप उसको करते हो इम्प्लीमेंट। अभी इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि प्लान तो पेपर में बनता है, लेकिन इम्प्लीमेंट तो आपको
फील्ड में करना होता है। तो जब आपका प्लान बन गया तो आपको ये देखना है कि क्या ये इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हमारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पर इस प्लान को अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे हैं, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन में देखी जाती है। फिर आता है फॉलो अप एक्शन, यानी कि एक बार इम्प्लीमेंट होने के बाद आप जो है रेगुलरली फॉलो अप लेते रहते हो कि जो भी मैंने प्लान दिया था क्या वो प्लान सही ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे एम्प्लॉयज़ उस प्लान की वजह से अपने ऑब्जेक्टिव से भटक गए हैं। तो हमें ये बार बार फॉलो ऑन करते रहना चाहिए और अपने रिजल्ट्स को देखना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है, एन ऑटो कंपनी सी लिमिटेड इज फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर ड्यू टू इंक्रीज्ड कंपटीशन फ्रॉम अदर न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्लेयर इन द मार्केट। यानी कि कुछ नए प्लेयर आ गए जिससे ऑटो कंपनी सी की जो है हालत खराब हो गई, मार्केट शेयर कम हो गया। उसके कॉम्पिटिटर जो है वो लोअर प्राइस में अपने मॉडल्स को लॉन्च कर दे रहे हैं और मास कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, जो कि प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर होते हैं उन तक वो अपने प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं। सी लिमिटेड रियलाइज दैट इट नीड्स टू टेक स्टेप्स इमीडिएटली। सी लिमिटेड को ये लगता है कि उसको कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए जिससे उसकी मार्केट जो स्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाए और क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर जो है वो वहां पर आए। सी लिमिटेड ने 2 नए मॉडल बनाया, मतलब सी लिमिटेड ने नया मॉडल बनाया और फिर वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे चले गए। कंपनी ने एक टीम बनाई सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट की और इस टीम को ब्रेनस्टॉर्म किया और डिटरमाइन किया कि कौन से स्टेप ने अडॉप्ट करने चाहिए इस स्ट्रेटजी के लिए। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि फीचर ऑफ प्लानिंग हाईलाइट इन द सिचुएशन। जो ऊपर प्लानिंग की गई उसके क्या क्या फीचर है। सबसे पहला, प्लानिंग इज ऑल परवेसिव। The need for planning arises in all type of organization at all the level of management as well as in all department of organization. प्लानिंग की जरूरत हर जगह पड़ती है, हर लेवल पे, हर ऑर्गेनाइजेशन पे और हर मैनेजमेंट पे। इट इज नॉट अ टॉप लेवल फंक्शन, rather it is performed by manager at all level। खाली टॉप लेवल में प्लानिंग नहीं होती है, टॉप लेवल वाले मिडिल लेवल पर आते हैं, फिर मिडिल लेवल वाले अपना अलग से प्लान बनाते हैं, फिर वो लोग ग्राउंड लेवल वालों को वो प्लान देते हैं या फिर लोअर लेवल वालों को वो प्लान देते हैं। Whereas top level management creates organization plan, the middle level create departmental plan and the lower level create plan for the organization day-to-day operation। 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल और बॉटम। जो टॉप लेवल होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान बनाता है, जो मिडिल लेवल होता है वो डिपार्टमेंट के लिए प्लान बनाता है और जो लोअर लेवल रहता है वो डे-टू-डे ऑपरेशन के लिए प्लान बनाता है। फिर प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर पे बेस होती है, फोरकास्टिंग पे बेस होती है। प्राइमरी गोल यही होता है कि हम फ्यूचर को पहले से फोरकास्ट करें और फिर उसके बेसिस पे अपना बिजनेस बनाएं। ठीक है, इसीलिए प्लानिंग को बोलते हैं फॉरवर्ड थिंकिंग प्रोसेस, क्योंकि ये फ्यूचर पे और उसको एनालिसिस पे और उसके प्रेडिक्शंस पे चलती है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज बिकॉज इट नेसेसिटेट क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। प्लानिंग जब भी आप करते हो तो आपको क्रिएटिविटी रहनी चाहिए, आपके पास इमेजिनेशन लेवल रहना चाहिए और आपके पास हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल भी होनी चाहिए, क्योंकि इसी से जो है आप साउंड जजमेंट ले सकते हो और फिर अपनी जो भी प्लान है उसको लॉजिकली और सिस्टमेटिकली बना सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 4 जो कि प्लानिंग के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।